हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट, हमारे चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में अभी तक हमने एटॉमिक मॉडल को कंप्लीट कर लिया है, जहां पर हमने थॉमसन एटॉमिक मॉडल एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड उनके ड्रॉबैक्स भी हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज उसी में हम आगे मूव करेंगे और आज हम ये सीखेंगे कि लाइट का ड्यूअल नेचर क्या होता है। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में आपने सुना होगा, जहां पर मैक्सवेल एंड प्लांक अपनी अपनी दो डिफरेंट थ्योरी देते हैं और जिसके थ्रू वो प्रूव करते हैं कि एक लाइट के पास ड्यूअल नेचर होता है, जो एक तो होता है वेव फॉर्म में और एक होता है पैकेट के फॉर्म में। ठीक है, तो आज उसके ऊपर स्टडी करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, हमारा आज का जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखिए स्टूडेंट, जैसे एक लाइट होती है ना, ठीक है, लाइट एनर्जी की बात करूं मैं, एक लाइट एनर्जी के लिए दो साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपनी अपनी डिफरेंट थ्योरी दी। एक तो थे मैक्सवेल और एक थे आपके पास प्लांक। मैक्सवेल ने क्या बोला कि जो लाइट एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव नेचर में ट्रैवल करती है, इन द फॉर्म ऑफ वेव में ट्रैवल करती है। मतलब कि इसने लाइट के वेव नेचर को सपोर्ट किया, इसने लाइट के वेव नेचर को सपोर्ट किया। जबकि प्लांक ने क्या बोला कि नहीं, लाइट तो पैकेट के फॉर्म में अपनी एनर्जी को क्या करती है, ट्रांसमिट करती है। मतलब कि इसने लाइट के पार्टिकल नेचर को सपोर्ट किया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट का कंसेप्ट क्रिएट होता है, जहां पर लाइट के पास दो डिफरेंट डिफरेंट नेचर होता है। एक तो होता है वेव नेचर और एक होता है पार्टिकल नेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम जो बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इन्हें हम मैक्सवेल के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, मैक्सवेल का कंसेप्ट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और समझिए मेरी बात कि मैं इसमें क्या समझाना चाहता हूं। देखिए, जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूं, ठीक है, तो मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है, तो आपके और मेरे बीच में क्या है, एक मीडियम है। उस मीडियम की वजह से साउंड वेव क्या हो रही है, ट्रैवल कर रही है। जो मैं बोल रहा हूं वो कौन सी वेव है, साउंड वेव है। ठीक है, तो साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, मीडियम की रिक्वायरमेंट है। इसी तरह से बहुत सारी वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन कुछ वेव्स ऐसी होती है जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोलते हैं। जैसे कि अभी आपके और मेरे बीच में अगर मैं वैक्यूम क्रिएट कर दूं, ठीक है ना, जो मीडियम है उसे खत्म करके हम वैक्यूम क्रिएट कर दे, तो फिर मैं चाहे कितना भी जोर से बोलूं, लेकिन मेरी जो वॉइस है वो आप तक नहीं पहुंच पाएगी। क्यों? क्योंकि साउंड वेव ट्रैवल ही नहीं कर पाएगी विदाउट मीडियम। ठीक है, तो दीज आर द वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती, रेडिएशन क्या होती है, दीज आर द रेडिएशंस which required which required the medium which do not require medium to travel। ठीक है, वो रेडिएशंस जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हो आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हो। जैसे अल्ट्रावायलेट रेज है, जो सनलाइट से हमारे पास, जो सन से हमारे पास जो रेज आती है वो क्या होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है। तो उन अल्ट्रावायलेट रेज को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो क्या हो सकती है, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो सकती है। सही है, समझ में आता है। वो रेज जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उन्हें तो हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं। सही है, चलिए अब आगे समझते हैं। अभी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसी के ऊपर हम बात करते हैं कि देखिए, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल ईएमआर, या फिर अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल ईएमआर travels in the form of waves। ठीक है, जो
आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, वो किसकी फॉर्म में ट्रैवल करती है? वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। ये किसने बोला था? मैक्सवेल ने बोला था। तो मैक्सवेल का जो जो वेव नेचर है वो किसके लिए वैलिड है? वो ईएमआर के लिए वैलिड है। मतलब कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होगी, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, वो वेव्स किस, वो जो एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में ट्रैवल करेगी? वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल करेगी। अब देखिए मैक्सवेल ने क्या बोला था? मैक्सवेल ने एक और चीज बोली थी कि जो आपकी ये वेव्स होती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, देखिए ध्यान से, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। मैक्सवेल ने ये बोला कि जो ईएमआर है वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल तो करती है, लेकिन ये क्या होती है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए यहां पर ध्यान से, ये मान लीजिए कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है, और ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कुछ इस तरह से होती है, देखिए ध्यान से, ये क्या कर रही है? देखिए परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, इस डायरेक्शन में इस तरह से ट्रैवल कर रही है। ये क्या है? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड आपका कुछ इस तरह से है, देखिए, मैग्नेटिक फील्ड कुछ आपका इस तरह से क्या कर रहा है? ट्रैवल कर रहा है। कंफ्यूज मत होना, बस इतना सा समझना कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर क्या कर रहा है? इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। ध्यान से समझिए, ये मान लीजिए कि एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से क्या कर रहा है? ट्रैवल कर रहा है इसी डायरेक्शन में। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से आगे पीछे क्या कर रहा है? ट्रैवल कर रहा है इसी डायरेक्शन में। तो दोनों ट्रैवल क्या कर रहा है? एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, एक्स एक्सिस के थ्रू टुवर्ड्स क्या कर रहा है? ट्रैवल कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये तीनों ही क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। बात मैं वापस समझना, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इस तरह से ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, ऊपर नीचे करके ट्रैवल कर रहा है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आगे पीछे होकर ट्रैवल कर रहा है, लेकिन ट्रैवल किसकी डायरेक्शन में कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के टुवर्ड्स ट्रैवल कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये तीनों ही क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहां पर हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, देखिए मैं वापस समझाता हूं इस चीज को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वो रेडिएशंस होती है जिन्हें ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू जो मैक्सवेल, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो ट्रैवल किसके फॉर्म में करती है? वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है। जब ये ट्रैवल करती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये तीनों क्या होते हैं? एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए जिस तरह से मूव कर रहा है, ये ऊपर नीचे होकर मूव कर रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आगे पीछे होकर इस तरह से मूव कर रहा है, और कौन सी डायरेक्शन मूव कर रहा है? एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स मूव कर रहा है, जहां पर क्या आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये तीनों ही क्या होते हैं? एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। अब एक और बात, यहां पर हमने ये देखा कि जो हमारा ईएमआर है उसके पास कौन सा नेचर है? वेव नेचर है। तो आपको एक वेव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे वेव लेंथ, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका वेव नंबर, उसकी एनर्जी, उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको यह समझाता हूं कि एक वेव के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर मेरे पास जगह बनेगी, फिर मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, चलिए क्लियर नोट। तो देखो आगे मूव करते हैं।
नाउ तो हमारा टॉपिक रहेगा अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। ऑफ वेव्स, और इसमें भी जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है वेवलेंथ। तो देखो बेटा, वेवलेंथ क्या होती है, इसे आप लैम्बडा से डिनोट करते हो। वेवलेंथ को आप लैम्बडा से डिनोट करते हो, और वेवलेंथ का सिंपल सा मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव क्रेस्ट और ट्रो। टू कॉन्जुगेटिव क्रेस्ट पॉइंट और ट्रो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे ही क्या कहते हैं, उसका वेवलेंथ कहते हैं। देखिए डायग्राम के थ्रू समझाता हूं मैं आपको। जैसे ही कोई ये वेव आपकी ट्रैवल कर रही है, ठीक है, ये जो पिक पॉइंट होते हैं टॉप के, इन टॉप पॉइंट को कहते हो आप क्रेस्ट, क्या कहते हो, क्रेस्ट कहते हो। और जो बॉटम पॉइंट्स होते हैं इन्हें कहते हो आप ट्रो, क्या कहते हो, ट्रो कहते हो। तो दो क्रेस्ट पॉइंट का डिस्टेंस या फिर दो ट्रो पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है उसे ही क्या कहते हैं, उसकी वेवलेंथ कहते हैं। तो ये जो दो क्रेस्ट पॉइंट है इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसे हम किसके थ्रू डिनोट कर सकते हैं, लैम्बडा के थ्रू, या फिर ये जो ट्रो पॉइंट है इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम किसके थ्रू डिनोट कर सकते हैं, लैम्बडा के थ्रू, वेवलेंथ के थ्रू डिनोट कर सकते हैं। तो दो कॉन्जुगेटिव, जो इसके बाद जो नेक्स्ट जो भी पिक पॉइंट आने वाला है, दो कॉन्जुगेटिव क्रेस्ट पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है उसे, या फिर दो कॉन्जुगेटिव ट्रो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है उसे क्या कहेंगे, उसकी वेवलेंथ कहेंगे। वेवलेंथ को लैम्बडा से डिनोट किया जाता है। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा, यहां पर जो पूछा जाता है न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल में यूज आती है इनकी ये यूनिट, और इसकी जो ऐसा यूनिट है वेवलेंथ की, ऐसा यूनिट क्या है बेटा, मीटर है। क्या है, मीटर है। लेकिन कुछ और भी यूनिट्स है जो भी यहां पर काम में आती है, जैसे कि एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम होता है बेटा 10 टू दी पावर, 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 टू दी पावर -10 मीटर। फिर होता है 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर होता है 10 टू दी पावर -9 मीटर। फिर होता है एक और 1 पिकोमीटर, जो होता है 10 टू दी पावर -12 मीटर। और एक और होता है 1 फेंटोमीटर, जो होता है 10 टू दी पावर -15 मीटर के बराबर। ठीक है, तो जो ये यूनिट है यही काम में आएगी इस जगह आपको। इस टॉपिक में जो मेन इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो मेन इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, वो क्या है, इनकी यूनिट्स। वेवलेंथ की यूनिट क्या क्या हो सकती है, एंगस्ट्रॉम में, मीटर, नैनोमीटर में, पिकोमीटर में और फेंटोमीटर में। क्लियर है। तो वेवलेंथ क्या होती है, दो कॉन्जुगेटिव क्रेस्ट पॉइंट या फिर ट्रो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसे क्या कहोगे, उसकी वेवलेंथ कहोगे। वेवलेंथ की ऐसा यूनिट होती है मीटर, और इनकी कुछ डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स ये रही। क्लियर है। चलिए नोट कीजिए, फिर सेकंड पॉइंट्स के थ्रू बात करते हैं। चलिए अब जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी। अच्छा, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक से पहले एक और चीज समझा देना चाहता हूं। मैंने आपको, आपने पढ़ा होगा विबग्योर, विबग्योर के बारे में आपने जरूर सुना होगा, ठीक है ना। तो इस विबग्योर में आपको जो समझना है या फिर जो याद रखना है वो सिर्फ इतना सा है कि जो वी है, वॉयलेट कलर, इसकी जो वेवलेंथ होती है, इसकी वेवलेंथ क्या होती है, लो होती है, मतलब कि बहुत कम होती है। और जो आर है, रेड कलर है, इसकी वेवलेंथ क्या होती है बेटा, हाई होती है। क्या होती है, हाई होती है। क्लियर है। इसकी वेवलेंथ लो होती है, इसकी वेवलेंथ हाई होती है। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो साइन बोर्ड होते हैं ना, बहुत सारे रोड के साइड में साइन बोर्ड लगाए जाते हैं, वहां पर मोस्ट ऑफली रेड या फिर येलो कलर दिखता है। तो रेड या येलो कलर क्यों दिखता है, क्योंकि देखिए इनकी वेवलेंथ क्या है, हाई है। ये हाई डिस्टेंस तक क्या कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है, और हाई डिस्टेंस से ही ये क्या दिख जाती है हमें, ये मतलब ये कलर हमें इजीली दिख जाते हैं। इसलिए जो रोड पर जो साइन बोर्ड होते हैं, नाइट
टाइम्स में हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं जो साइन बोर्ड, ठीक है, वो कौन से कलर से होते हैं, मोस्ट ऑफली येलो या फिर रेड कलर से होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी वेवलेंथ क्या होती है, हाई होती है, ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकती है और हमें लॉन्गेस्ट डिस्टेंस से ही हमें ये इजीली शो हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए, अब जो सेकंड हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है यहां पर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को बेटा न्यू से डिनोट करते हो, ठीक है, वी को थोड़ा टेढ़ा लिख दो, हो गया न्यू। फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हो। अच्छा, अब ये होता क्या है फ्रीक्वेंसी, देखिए, फ्रीक्वेंसी का सिंपल सा मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स passing through a point per second। एक सेकेंड में एक पॉइंट से, जैसे एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट मान लिया मैंने, इस पर्टिकुलर एक पॉइंट से एक पर सेकेंड में कितनी वेव्स ट्रैवल हो रही है, कितनी वेव्स पास हो रही है, वही क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी है। जैसे कि ये फैन है, ठीक है, फैन क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो पर सेकेंड में ये फैन कितने राउंड्स कंप्लीट करता है, वही क्या है, उस फैन की फ्रीक्वेंसी है। तो वही चीज है यहां पर कि पर सेकेंड में इस पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी वेव्स ट्रैवल हो रही है, वही क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी, जिसे आप न्यू से डिनोट करते हो। समझ में आती है सी बात। चलिए, अब यहां पर जो यूजफुल है, वापिस यूजफुल क्या है, इसकी यूनिट यूजफुल है। तो इसकी जो यूनिट होती है वो सेकेंड इनवर्स होती है। क्या होती है, सेकेंड इनवर्स, क्योंकि हम देखो पर सेकेंड में पढ़ते हैं ना, इसलिए यूनिट क्या होगी इसकी, सेकेंड इनवर्स। या फिर एक और यूनिट होती है इसकी जिसे आप हर्ट्ज कहते हो। क्या कहते हो, हर्ट्ज भी कहते हो। ये भी आपको यूनिट काम में आएगी। हर्ट्ज मोस्ट ऑफली यूजफुल होने वाली यहां पर यूनिट, तो हर्ट्ज के बारे में थोड़ा सीख लीजिए। 1 किलो हर्ट्ज होता है बेटा 10⁻³ हर्ट्ज। फिर होता है 1 मेगा हर्ट्ज, 1 मेगा जो होता है 10⁻6 हर्ट्ज। फिर होता है 1 मिली हर्ट्ज जो होता है 10⁻³ हर्ट्ज, ठीक है। तो ये कुछ यूनिट है, कुछ वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, एक और चीज, एक फॉर्मूला होता है न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमड़ा। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमड़ा। आपको फॉर्मूला कैसे बना वो नहीं सोचना है, आपको बस ध्यान रखना है कि फॉर्मूला होता है न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमड़ा। जहां पर सी है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, और लेमड़ा क्या है, उसकी वेवलेंथ है, ठीक है। एक और बात, अगर आपको फॉर ईएमआर बात करें, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए अगर बात करें, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है वो लाइट की स्पीड के साथ क्या करती है, ट्रैवल करती है। तो उसके लिए तो आप क्या लिखोगे यहां पर, जो इसकी स्पीड है उसे क्या लिखोगे, सी लिखोगे, मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट ही लिखोगे, ठीक है। लेकिन अगर फॉर अनदर वेव्स, कोई दूसरी अगर वेव्स आपके पास, ठीक है ना, दूसरी वेव की अगर यहां पर बात करा है, तो उसके लिए न्यू का फॉर्मूला हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ वेव अपॉन वेवलेंथ ऑफ दैट वेव। ओके, तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। दो डिफरेंट फॉर्मूले बनते हैं यहां पर। अगर ईएमआर के लिए बात करें तो न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमड़ा, और अगर कोई दूसरी वेव्स के लिए बात करता है तो न्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ दैट वेव अपॉन लेमड़ा। सी की वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, वेवलेंथ आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स वेव का, जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड में पास हो रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसकी यूनिट होती है सेकंड इनवर्स और हर्ट्ज, जो आपको ध्यान रखनी है। और फॉर्मूला की अगर बात करें, तो अगर ईएमआर के लिए बात करें तो न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमड़ा, और कोई दूसरी वेव के लिए अगर बात करता है तो न्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ दैट वेव अपॉन लेमड़ा। क्लियर है, चलिए इसे नोट कीजिए। फिर हमारा लास्ट और थर्ड हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं हम। चलिए, अब देखिए, जो हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है उसे कहते हैं हम वेव नंबर। वेव नंबर को डिनोट करते हो न्यू बार से,
किसके थ्रू डिनोट करते हो, न्यू बार से। अच्छा एक और चीज, अभी मैं आगे एक और चीज समझाऊंगा आपको, नंबर ऑफ वेव्स भी पढ़ाऊंगा। तो नंबर ऑफ वेव्स और वेव नंबर दोनों ही बहुत डिफरेंट चीज है, दोनों को आप सेम मत समझ लेना। वैसे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं न्यूमेरिकल जब आता है इनके ऊपर, नंबर ऑफ वेव्स और वेव नंबर को सिमिलर मान लेते हैं, लेकिन नहीं, दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। क्या होता है डिफरेंस, वो भी आगे समझाऊंगा, ठीक है। वेव नंबर को ध्यान से समझिए। अभी वेव नंबर को जो डिनोट करते हो आप किससे करते हो, न्यू बार से डिनोट करते हो। अच्छा इसकी इसका मीनिंग क्या होता है वेव नंबर का, इसकी डेफिनेशन क्या बोलोगे आप। तो देखो वेव नंबर का सिंपल सा डेफिनेशन अगर आपको याद रखना है तो आप ये बोल सकते हो, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ के रेसिप्रोकल को ही क्या बोल सकते हो आप, उसका वेव नंबर बोल सकते हो। या फिर आप एक और चीज बोल सकते हो इसकी डेफिनेशन में, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 लीटर लेंथ, सॉरी 1 मीटर लेंथ। देखो दो डेफिनेशन है, या तो आप ये बोलो कि वेवलेंथ का रेसिप्रोकल, उसे क्या बोलोगे, उसका वेव नंबर। या फिर 1 मीटर लेंथ में जितने भी वेव्स प्रेजेंट होगी, जितने भी नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट होगी, वो क्या हो जाएगा, उसका वेव नंबर हो जाएगा। अच्छा रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ क्या होता है बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ का मतलब ये हो गया कि न्यू बार 1/λ क्या है, रेसिप्रोकल है। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, मुझे बताओ यूनिट क्या रहेगा वेव नंबर का। तो देखो ये रेसिप्रोकल किसका है, वेवलेंथ का। वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है मीटर। तो बताओ वेव नंबर की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर इनवर्स। ऑब्वियसली बात है, वेवलेंथ की यूनिट क्या थी, मीटर था, ऊपर बेस तो क्या जाएगा, मीटर इनवर्स। तो वेव नंबर की जो यूनिट हो जाएगी क्या आ जाएगी, मीटर इनवर्स। क्या इतनी सी बात समझ में आती है एक तो, ओके। अब इसको समझते हैं कि नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर लेंथ, उसे भी क्या बोलते हैं, उसका वेव नंबर बोलते हैं। जैसे कि मैं मान लूं कि मेरे पास एक वेव है, मेरे पास कोई भी ये वेव है, और इस वेव का जो वेवलेंथ है, मैंने बोल दिया कि इस वेव का जो वेवलेंथ है वो है मेरे पास 10⁻³ मीटर। कितना है, वेवलेंथ है 10⁻³ मीटर। और अब मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे इसका वेव नंबर बताइए, तो मुझे बताओ कि वेव नंबर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ होता है, ठीक है। तो वेव नंबर हमें कैलकुलेट करना है। अब समझिए मैं दो तरीके से समझाऊंगा आपको, वेव नंबर कैलकुलेट करेगा। वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या थी, वेवलेंथ की डेफिनेशन थी डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव क्रैश पॉइंट या फिर ट्रो पॉइंट। तो यहां पर देखिए ये जो दोनों ट्रो पॉइंट है, ये जो दोनों ट्रो पॉइंट है, इन दोनों ट्रो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वही तो क्या है, इसका, इस वेव का वेवलेंथ है। इस वेवलेंथ की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास, 10⁻³ मीटर गिवन है। अच्छा मुझे ये बताओ इस डिस्टेंस में 10⁻³ मीटर डिस्टेंस में कितने नंबर ऑफ वेव्स यहां से ट्रैवल होते हुए दिख रहे हैं आपको। ऑब्वियसली बात दिख रहा है, एक वेव है। तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि 10⁻³ मीटर इज इक्वल टू 1 वेव। नंबर ऑफ वेव्स कितनी हो गई, 1 हो गई। भाई देखिए दो ट्रो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, उसका वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ की वैल्यू है 10⁻³ मीटर। तो 10⁻³ मीटर में वेव्स कितनी है, एक वेव है। तो मुझे बताओ 1 मीटर में वेव्स कितनी हो जाएगी, 1/10⁻³ इज इक्वल टू 10⁻³। बताओ होगी कि नहीं होगी, होगी। तो ये जो है यही तो क्या है आपका वेव नंबर है, क्या है आपका वेव नंबर। क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर लेंथ। 1 मीटर लेंथ में कितने नंबर ऑफ वेव्स है, तो 10⁻³ मीटर ऑफ लेंथ है, सॉरी 10⁻³ क्या है, नंबर ऑफ वेव्स है। तो यही तो क्या है आपका वेव नंबर है। मैंने एक और चीज बताई थी कि रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, उसे भी क्या बोलोगे, आपका वेव नंबर ही तो बोलोगे। अगर वेवलेंथ 10⁻³ मीटर है तो यहां पर वैल्यू पुट कीजिए, तो 10⁻³ मीटर अगर आप यहां पर पुट करोगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, ये भी तो हो जाएगा 10⁻+3। होगा कि नहीं होगा, तो बताओ मुझे वापस कितना है, 10⁻³ आया ना। तो वेव नंबर को दो तरीके से कैलकुलेट किया, एक तो क्या बोला हमने, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ,
वेवलेंथ का रेसिप्रोकल लिख दो, वो भी क्या हो जाएगा, वेव नंबर। लेकिन अगर इस डेफिनेशन को समझना आपको कि नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर लेंथ में जितनी भी नंबर ऑफ वेव्स होगी वही क्या होगा, उसका वेव नंबर होगा। तो इस पर्टिकुलर इस वेव के लिए मैंने देखा कि दो ट्रो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है वेवलेंथ, और उसकी वैल्यू कितनी थी, 10⁻³ मीटर। तो 10⁻³ मीटर में वेव्स कितनी थी, 1 वेव थी। तो 1 मीटर में कितनी वेव्स होगी, 1/10⁻³ मतलब कि 10⁻³ वेव्स यहाँ पर प्रेजेंट होगी। अच्छा, आप यूनिट में कंफ्यूज मत होना, यूनिट तो क्या हो जाएगी, मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेव्स कितनी आ गई, 10⁻³। तो यही होता है वेव नंबर। क्लियर है। देखिए, ये थी 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द वेव। फर्स्ट हमने सीखा वेवलेंथ। अच्छा, उससे भी पहले हमने क्या सीखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सीखी। वो रेडिएशन जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसे तो क्या कहते हो आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। फिर वहां पर हमने ये देखा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है, किसके अकॉर्डिंग, मैक्सवेल के अकॉर्डिंग। तो वहां पर जो वेव की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट ध्यान रखना है वेवलेंथ, सेकंड आपको फ्रीक्वेंसी, और थर्ड आपको वेव नंबर याद रखना है। इन तीनों में जो याद रखना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इनकी यूनिट आपको याद रखनी है कि यूनिट क्या होती है और कैसे इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा वेवलेंथ, दो ट्रो पॉइंट या फिर दो क्रेस्ट पॉइंट का जो बीच में जो बिटवीन जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं, उसका वेवलेंथ कहते हैं, और उसे आप लैम्बडा से डिनोट करते हो। उसकी ऐसा यूनिट क्या थी, मीटर थी। फिर हमने देखा फ्रीक्वेंसी, पर सेकेंड में कितने नंबर ऑफ वेव्स पास होते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से, उसे क्या कहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हो। और उसकी यूनिट क्या थी, वहां पर थी सेकंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज। फिर हमने देखा वेव नंबर, जो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, तो इसकी ऐसा यूनिट भी क्या हो जाएगी, मीटर इनवर्स हो जाएगी। क्लियर है। तो इतना सा आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर। अच्छा, एक और चीज यहां पर साथ साथ में आप सीख लीजिए, एक्स्ट्रा है कुछ लेकिन आपके लिए यूजफुल होगा कभी ना कभी, ध्यान से सुनिएगा। आपके पास कुछ इतनी वेव्स होती है, जैसे कि फर्स्ट होती है आपके पास कॉस्मिक रेज, फिर होती है आपके पास गामा रेज, फिर होती है एक्स रेज, फिर होती है अल्ट्रा वायलेट रेज, फिर होती है विजिबल रीजन, लिख देता हूं मैं यहां पर, ठीक है। फिर लिख दीजिए आप आईआर, इंफ्रारेड रीजन, फिर लिख लीजिए आप माइक्रोवेव्स, और फिर लिख दीजिए आप रेडियो वेव्स, ठीक है। तो कुछ इतनी तरह की वेव्स होती है, और यहां पर जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि जब आप कॉस्मिक रेज से रेडियो वेव की टुवर्ड्स मूव करते हो, जब आप कॉस्मिक रेज से रेडियो वेव की टुवर्ड्स मूव करते हो, तो इनकी वेवलेंथ क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। क्या होती है, वेवलेंथ इंक्रीज होती है। और वेवलेंथ और एनर्जी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। वेवलेंथ और एनर्जी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये भी मैं आगे में समझाऊंगा। तो अगर इधर जाने पे वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, तो बताओ इधर जाने पे क्या हो रहा होगा, एनर्जी इंक्रीज हो रहा होगा। सही है ना, क्लियर है। तो मतलब कि रेडियो वेव की वेवलेंथ तो बहुत ज्यादा हाई होती है, और उसकी एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा लो होती है। कॉस्मिक रे की वेवलेंथ तो बहुत कम होगी, लेकिन एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा हाई होगी। क्लियर हो जाएगा। याद रखना कि जो वेवलेंथ होता है वो एनर्जी के क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, या फिर एनर्जी वेवलेंथ के रेसिप्रोकल होती है। ये चीज याद रखना। अगर किसी की वेवलेंथ बढ़ रही है तो उसकी एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कैसा है ये भी अभी थोड़ी देर में मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहां पर क्या दिख रहा है आपको, ये देखो, ये क्या है, विजिबल रीजन। बताओ विजिबल रीजन में कौन आता है आपके पास, यहां पर आता है आपके पास विबग्योर। कौन आता है, विबग्योर। जहां पर रेड उसकी वेवलेंथ क्या होती है, बहुत हाई होती है, और वॉयलेट उसकी वेवलेंथ क्या होती है, बहुत कम होती है। अगर रेड की वेवलेंथ हाई है, अगर इसकी वेवलेंथ हाई है, तो बताओ एनर्जी क्या होगी इसकी बेटा, लो होगी। होगी। इस वॉयलेट की अगर वेवलेंथ लो है, तो बताओ इसकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी
हाई होगी। क्लियर है, याद रहेगा इतना सा। एक और चीज, ये जो रीजन होता है, ये रीजन आता है आपके पास 4000 टू 7500 एंगस्ट्रॉम के बिटवीन। इस रीजन में ये विग्योर आपका आता है, ठीक है। या फिर आप ये बोल सकते हो 400 टू 750 नैनोमीटर, ठीक है, ये भी बोल सकते हो। ये होती है कुछ इसकी वेवलेंथ की, मतलब रीजन होता है जहां पर आपका विजिबल रीजन एग्जिस्ट करता है। विजिबल रीजन वही जहां पर हम कलर को देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, विजिबल रीजन कहते हैं। क्लियर है, चल इसे नोट कीजिए आप अच्छे से। और अब हम ये सीखेंगे कि जो लाइट का, जो एनर्जी का जो ड्यूअल नेचर में, एक तो हमने सीख लिया वेव नेचर, और वेव नेचर की कैरेक्टरिस्टिक्स सभी हमने देख ली। अब आता है इसका पार्टिकल नेचर। तो क्या होता है इसका पार्टिकल नेचर, क्या था प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, उससे अब हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया तो आपने, तो अब आगे मूव करते हैं। देखिए देखिए, तो अभी तक हमने ये सीखा कि लाइट का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उसका वेव नेचर होता है, और वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कंप्लीट कर ली। लेकिन क्या हो बेटा कि एक दो टॉपिक्स है, जैसे कि एक है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और एक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इन दोनों कंसेप्ट को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, इन दोनों कंसेप्ट को आपका मैक्सवेल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मतलब कि यहां पर ये प्रूव नहीं हो पाया कि लाइट के पास वेव नेचर होता है। इन दोनों को एक्सप्लेन किसने किया, प्लांक ने अपनी थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन किया। तो वहां से ही पता चला कि लाइट के पास क्या होता है, ड्यूअल नेचर होता है। तो अब हम बात करते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की। हमारा जो अभी नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। तो ध्यान से समझिए प्लांक्स का क्वांटम थ्योरी क्या है। प्लांक ने यह बोला कि आपके पास जो लाइट एनर्जी आ रही है, जैसे कि अभी आपके पास ट्यूबलाइट चल रही होगी, ठीक है, मेरे पास ये लाइट चल रही है, ठीक है, तो यहां से क्या आ रही है, रेज आ रही है हमारे ऊपर, स्ट्राइक कर रही है। तो उसने ये बोला ये रेज आ रही है वो एनर्जी को ट्रांसमिट कर रही है, लाइट की एनर्जी को वो ट्रांसमिट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट। मतलब कि जो ट्यूबलाइट आपके पास चल रही है ना अभी घर में, वहां से आपके पास लाइट गिर रही है, ये जो बल्ब चल रहा लट्टू, वहां से जो लाइट गिर रही है, वहां से जो लाइट की जो एनर्जी आपके ऊपर स्ट्राइक कर रही है वो पैकेट की फॉर्म में स्ट्राइक कर रही है आपके ऊपर। ये किसने बोला, प्लांक ने बोला। अच्छा अब आप कहोगे सर कहां, पैकेट तो दिखाई नहीं दे रहे, कैसे बोल रहे हो आप पैकेट की फॉर्म में ट्रांसमिट हो रही है एनर्जी। तो देखो बेटा, इसको समझते हैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। जैसे कि मेरे पास मान लीजिए गन है, ठीक है, ये गन है मेरे पास, ठीक है, और यहां पर है आपके पास एक बुलेट प्रूफ ग्लास, और यहां पर मैं खड़ा हूं, ठीक है, ये मैं खड़ा हूं, और ये है आपके पास बुलेट प्रूफ ग्लास। मेड इन इंडिया है, ठीक है, मेड इन चाइना बंद हो गया, अब तो मेड इन इंडिया वाला ग्लास है, मजबूत ग्लास है, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो अब ये गन है, कितने राउंड फायर करेगी, ऑब्वियसली बात है 6 राउंड फायर करेगी ना, ठीक है। तो अब क्या क्या, मैं यहां पर खड़ा हूं, ये बुलेट प्रूफ ग्लास है और ये गन है मेरी। अब मैंने क्या किया, आपने फर्स्ट शॉट मारा, ठीक है, फर्स्ट ट्रिगर दबाया, फर्स्ट शॉट मारा। जैसे ही आपने फर्स्ट शॉट मारा, बताओ यहां से क्या निकलेगी, यहां से निकलेगी आपके पास बुलेट। क्या निकलेगी, बुलेट निकलेगी। ये बुलेट क्या करेगी, ये बुलेट के पास कोई ना कोई एनर्जी होगी,
कहां से आई वो एनर्जी इसको किसने दी, गन ने दी। तो जो गन की जो एनर्जी थी वो बुलेट अपने साथ क्या कर रही है, लेकर चल रही है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। और ये बुलेट क्या करेगी, यहां से ट्रैवल करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, धीरे धीरे मतलब फास्ट फास्ट आगे बढ़ेगी और क्या करेगी, अपनी एनर्जी, इसके पास जो एनर्जी है, यहां पर जो इसके पास जो एनर्जी है, वो एनर्जी क्या करेगी, वो एनर्जी यहां पर जाके स्ट्राइक करके क्या करेगी, इसको ट्रांसमिट कर देगी। मतलब कि बुलेट ने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी लेकर चली और अपनी एनर्जी क्या की, उसने ग्लास को ट्रांसमिट कर दी। अब मैं यहां पर खड़ा था तो मैंने क्या देखा, मैंने ऑब्जर्व किया, महसूस किया कि एक बुलेट आके जहां पर क्या हुई, स्ट्राइक हुई है, बुलेट प्रूफ ग्लास पे आके एक बुलेट के आगे आके स्ट्राइक हुई है। तो ये मैंने ऑब्जर्व किया। अब क्या किया आपने, सेकंड राउंड फायर किया, वापस राउंड फायर किया, वापस बुलेट निकलेगी। अब उस बुलेट के पास क्या होगी, कोई ना कोई एनर्जी होगी। अब ये क्या है, बुलेट क्या है, ये एक एनर्जी का पैकेट है। एनर्जी को क्या कर रही है, एक पैकेट के फॉर्म में क्या कर रही है, ट्रांसमिट करके चल रही है ना बुलेट। तो बुलेट का जो होल होता है पूरा खोल होता है, ठीक है ना। तो बुलेट के अंदर क्या है, एनर्जी है, वो एनर्जी क्या कर रही है, ट्रांसमिट करवा रही है और आगे जाके क्या कर रही है, इस ग्लास को ट्रांसफर कर रही है। तो यहां से आपने सेकंड शॉट मारा, यहां से एनर्जी निकली, वापस ट्रांसमिट हुई। इस तरह से आपने 6 राउंड फायर कर दिए। तो 6 बुलेट 1 बाय 1 आके क्या हो रही है, वहां पर स्ट्राइक हो रही है, ठीक है। तो मैं 6 बुलेट्स जब आके स्ट्राइक होगी तो मैं ऑब्जर्व करके बोल सकता हूं कहां के 6 बुलेट आई है मेरे पास। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहां पर ऐसा किया कि मैंने यहां पर ले ली मशीन गन। क्या ले ली मैंने, मशीन गन। तो कुछ मशीन गन ऐसी है आपके पास, ठीक है, बढ़िया सी मशीन गन लाया मैं आपके लिए, ठीक है। अब ये जो मशीन गन है आपके पास, ये पर सेकंड में 200 राउंड फायर करती है। पर सेकंड में कितने राउंड फायर कर रही है, 200 बुलेट्स फायर करेगी पर सेकंड में। अब बताइए मुझे, जैसे ही आपने ट्रिगर दबाया, अब जैसे ही आपने ट्रिगर दबाया तो ट्रिगर दबा से यहां से कितनी बुलेट्स निकलेगी, धड़ाधड़ करके क्या होगी, बुलेट्स यहां से मूव करेगी, अपनी एनर्जी को लेकर यहां से निकलेगी और क्या करेगी, बुलेट प्रूफ ग्लास पे क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी। जब मैं यहां पर ऑब्जर्व कराऊंगा तो धड़ाधड़ से क्या करेगी, वहां पर बुलेट आके स्ट्राइक कर रही होगी, ठीक है। तो कितनी बुलेट्स आई, क्या मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं क्या, ऑब्वियसली बात तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि बुलेट्स क्या बहुत फास्ट आके क्या कर रही है, उस ग्लास के ऊपर स्ट्राइक कर रही है। तो 200 अगर बुलेट्स आके यहां पर स्ट्राइक कर गई तो मैं बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं कर पाऊंगा कि यहां पर कितनी बुलेट्स आई है, ठीक है। अब वही चीज है, जैसे कि यहां पर एक साथ 200 राउंड फायर हुए, एक ही सेकंड में 200 राउंड फायर हुए, मैं ऑब्जर्व नहीं कर पाया। तो वही होता है कि जो लाइट की एनर्जी है वो पर सेकंड में 10 टू दी पावर 22 पार्टिकल्स क्या करते हैं, हमारे ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं। तो बताओ मुझे, अगर हम 200 पार्टिकल्स को ऑब्जर्व नहीं कर पाए तो 10 टू दी पावर 22 पार्टिकल्स को कैसे हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना ऑब्जर्व। तो यही चीज थी पार्टिकल के लिए कि जो लाइट एनर्जी है वो पार्टिकल की फॉर्म में अपनी एनर्जी को ट्रांसमिट करती है और उस पैकेट को, उस पार्टिकल या फिर उस एनर्जी ऑफ पैकेट को क्या बोला प्लांक ने, उसे क्वांटा बोला। क्या बोला, क्वांटा बोला। अब अगर वो एनर्जी लाइट एनर्जी की बात कर रहा है तो उस क्वांटा को क्या बोला उसने, फिर फोटोन बोला। क्लियर है। तो वापस समझना मेरी बात कि प्लांक ने ये बोला कि जो भी एनर्जी ट्रांसमिट होती है वो स्मॉल पैकेट की फॉर्म में ट्रांसमिट होती है। उस स्मॉल पैकेट को क्या बोला उसने, क्वांटा बोला। वो एक एनर्जी का पैकेट है। यहां पर जैसे ये बुलेट थी, ये भी क्या था, एक एनर्जी का पैकेट था जो इस घन की एनर्जी को क्या कर रही थी, आगे ट्रांसमिट कर रही थी। तो उसी तरह से जो एनर्जी आपके पास आ रही है, जो एनर्जी आपके पास आ रही है, लाइट एनर्जी जो आपके पास आ रही है, वो किसकी फॉर्म में आ रही है, लाइट की एनर्जी पैकेट की फॉर्म में आ रही है आपके पास, स्मॉल स्मॉल पैकेट की फॉर्म में आ रही है। और उन पैकेट्स को क्या बोला उसने, लाइट एनर्जी के पैकेट्स को उसने क्या बोला, फोटोन बोला। तो यही है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। और यहां से ये डिस्कवर हुआ कि नहीं, लाइट के पास ड्यूअल नेचर होता है, कभी तो वो वेव की तरह बिहेव करती है और कभी ना कभी वो किसकी तरह बिहेव करती है, पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। एक चीज याद रखना, जब भी आपके पास एनर्जी ट्रैवल करती है, एनर्जी ट्रैवल तो करती है वेव की फॉर्म में, याद रखना, एनर्जी ट्रैवल करती है वेव की फॉर्म में, लेकिन एनर्जी स्ट्राइक करती है जब कहीं पे, जब एनर्जी वो पैकेट, वो जो वेव है जब कहीं पे स्ट्राइक करेगा तो किसकी तरह वो बिहेव शो करेगा, पार्टिकल की जैसे वो बिहेव शो करेगा। क्लियर है। जो भी एनर्जी ट्रैवल कर रही है एक सोर्स से, जो भी एनर्जी निकली वो एनर्जी वेव की फॉर्म में तो क्या करेगी, ट्रैवल करेगी, लेकिन वो जब स्ट्राइक करेगी किसी दूसरी सरफेस पे तो किसकी तरह बिहेव करेगी, वो पार्टिकल की जैसे बिहेव करेगी। तो ये था लाइट का ड्यूअल नेचर। चलिए अब मैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की आपको इसकी कुछ लैंग्वेज लिखा लेता हूं, वो आपके लिए यूजफुल रहेगी।
तो देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू प्लांक, अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, according to Planck's quantum theory, energy transmitted in the form of small packets or units are called क्वांटा। ठीक है, जो एनर्जी ट्रांसमिट होती है वो स्मॉल पैकेट या फिर यूनिट की फॉर्म में ट्रांसमिट होती है, जिसे क्या बोलते हो, क्वांटा बोलते हो। क्या बोलते हो, क्वांटा बोलते हो। लेकिन अगर इन द केस ऑफ लाइट एनर्जी, इन द केस ऑफ लाइट एनर्जी, these packets are called फोटोन। इन पैकेट्स को क्या बोलते हो, एनर्जी के पैकेट्स को क्या बोलते हो, फोटोन के। तो लाइट एनर्जी की अगर बात करता है तो लाइट एनर्जी के टाइम पे इन क्वांटा को, इन एनर्जी के पैकेट्स को क्या बोलता है, फोटोन बोलते हो। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए इसे नोट कीजिए, फिर कुछ और बातें करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो अच्छा नोट कर लिया। तो देखो एक और टॉपिक है बेटा, अब जैसे कि हमने ये पढ़ा था पहले कि जो लाइट एनर्जी, जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल कर रही है। तो हमने क्या करा, हमने वेव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। अभी हमने देखा कि नहीं, एनर्जी तो पैकेट की फॉर्म में ट्रैवल कर रही है जिसे हम फोटोन कह रहे हैं। तो फोटोन के भी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखिए जो मैं फोटोन के कैरेक्टरिस्टिक्स अभी आपको लिखा होगा, इनको बस देखना, समझ में आए समझना, नहीं समझ में आए तो कोई बात तो भूल जाना। इनको रटने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा यहां से, बस आपको मैं जनरल नॉलेज के लिए आपके मैं ये बता रहा हूं। ठीक है, तो टॉपिक लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन। और जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है द फोटोन ट्रैवल्स, फोटोन्स ट्रैवल्स विथ स्पीड ऑफ लाइट। जो फोटोन ट्रैवल होते हैं वो स्पीड ऑफ लाइट के तरह ट्रैवल होते हैं। ठीक है, जितनी स्पीड की लाइट की स्पीड होती है उसी तरह से फोटोन ट्रैवल होते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका, देखिए द स्पीड एंड वेवलेंथ, जो भी फोटोन की स्पीड एंड जो वेवलेंथ होगी, स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन changes with changes in medium, changes in medium, बट इसकी स्पीड और वेवलेंथ तो मीडियम के साथ चेंज हो जाएगी, बट इसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी, बट फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। वो क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। क्योंकि देखिए, अब देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सी अपॉन लैम्बडा होती है। ठीक है, मीडियम के साथ दोनों चेंज होगा, दोनों चेंज होकर एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे के चेंज को कैंसिल आउट करके फ्रीक्वेंसी को क्या रखेंगे, फिक्स रखेंगे। और फ्रीक्वेंसी एनर्जी के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसलिए फ्रीक्वेंसी और एनर्जी दोनों क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। क्लियर है? लाइट फोटोन की स्पीड और उसकी वेवलेंथ मीडियम के साथ ये चेंज हो सकती है। इन दोनों के चेंज एक दूसरे को कैंसिल आउट करके फ्रीक्वेंसी को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। और फ्रीक्वेंसी एनर्जी के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसलिए फ्रीक्वेंसी और एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है? थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये तो बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज भी होते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सिर्फ इतना से याद रखना है, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है, जीरो होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, ये डेरिवेशन आपको नहीं पूछा जाने वाला कभी। आपको बस याद रखना है कि फोटोन का रेस्ट मास क्या रहता है, जीरो रहता है। अगर आपसे पूछा भी गया तो सिर्फ इतना सा पूछा जाएगा
कि व्हाट इज द रेस्ट मास ऑफ फोटोन, तो आपको याद रखना है कि वो वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। क्लियर है? चलिए, तो ये था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और उसकी कुछ फोटोन की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। एक बार इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको कुछ फॉर्मूला बनाना सिखाता हूं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे जो आपको न्यूमेरिकल में यूज करनी है। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। चलिए, नोट कर लिया आपने? तो देखो, अब आगे मूव करते हैं और देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। देखिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन की। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट रहेगा वो होगा एनर्जी ऑफ फोटोन। देखिए, मैंने अभी बोला था कि जब भी कोई एनर्जी या फिर जो भी वो फोटोन आपका ट्रैवल कर रहा होगा तो वेव नेचर को शो कर रहा होगा, और अगर ये फोटोन ट्रांसमिट होता है, कहीं पे जाके स्ट्राइक करता है, तो वो पार्टिकल नेचर शो करेगा वहां पर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आपके पास कोई सोर्स है, जैसे आपके पास कोई सोर्स है यहां पर, ऑब्वियसली बात है सोर्स है तो सोर्स से कोई ना कोई वेव तो ट्रांसमिट होगी। ठीक है, सोर्स से जो वेव ट्रांसमिट हो रही है उस वेव की कुछ वेवलेंथ होगी, ऑब्वियसली बात है उस वेव की कुछ ना कुछ तो वेवलेंथ होगी, उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी, उसका कुछ उसकी क्या होगी, कुछ एनर्जी भी तो होगी। एक वेव ट्रांसमिट हुई है, तो जो वेव ट्रांसमिट हुई है उसकी कोई ना कोई वेवलेंथ होगी, उसके पास एनर्जी होगी, उसके पास फ्रीक्वेंसी होगी। तो प्लांक ने क्या किया, प्लांक ने उसकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक रिलेशन निकाला, और प्लांक ने ये बोला कि जो भी एनर्जी होगी, एनर्जी ऑफ फोटोन is directly proportional to the frequency of photon। क्या बोला प्लांक ने? प्लांक ने रिलेशन निकाला कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक रिलेशन निकाला, और उसने ये बोला कि जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, फ्रीक्वेंसी के। किसके? फ्रीक्वेंसी के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए यहां पर एक कांस्टेंट लगता है, उसे कहते हैं प्लांक्स कांस्टेंट, वो होता है h। क्या होता है, h। तो यहां से एक नया फॉर्मूला क्रिएट हो गया आपके पास, E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू, जहां पर आपका h क्या है, इसे बोलते हो प्लांक्स कांस्टेंट। क्या बोलते हो, प्लांक्स कांस्टेंट। और इस प्लांक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। क्लियर है? देखिए, वापस बात करते हैं। प्लांक ने क्या किया, एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए एक फॉर्मूला डिस्क्राइब किया। उसने बोला कि एक फोटोन से, एक सोर्स से जो वेव निकलती है उस वेव की एनर्जी और उसकी फ्रीक्वेंसी में रिलेशन निकाला उसने, और वो बोला कि उसने E इज इक्वल टू E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यू। एनर्जी जो होती है फोटोन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन के, और वहां पर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए उसने फॉर्मूला बनाया। क्या था वो? प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लगा, जो क्या था, प्लांक्स कांस्टेंट, उसे हम बोलते हैं h। उस h की वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। अच्छा, एक चीज आप बताइए, ये तो उसने फॉर्मूला बना दिया, अब इस फॉर्मूला को थोड़ा सा हम डिराइव करते हैं। कैसे करेंगे बताओ मुझे? E इज इक्वल टू एच। बताओ न्यू क्या होता है? न्यू तो होती है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने बोला था कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सी अपॉन लैम्बडा होती है। बोला था मैंने फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सी अपॉन लैम्बडा। तो यहां पर वैल्यू पुट कर दूं तो यहां पर बन जाएगा एच सी अपॉन लैम्बडा। अब बन गया आपके लिए एक नया फॉर्मूला, और यही फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। E इज इक्वल टू क्या होता है, एस सी अपॉन लैम्बडा। क्या होता है, E इज इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्बडा। एक फोटोन के लिए बात की थी इसने, एक वेव निकला ना, तो मतलब एक फोटोन के लिए बात की। एक फोटोन के लिए अगर आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो वन फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, E इज इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्बडा। कितनी होगी, E इज इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्बडा। जहां पर आपने H की वैल्यू देख ली, C की वैल्यू क्या होगी बेटा, तो C की वैल्यू आपको पता है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये क्या होगी, C की वैल्यू होगी। तो एक फोटोन की अगर आपसे एनर्जी पूछे, एक फोटोन की एनर्जी पूछे, तो आप क्या लिखोगे, E इज इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्बडा। अच्छा सर, ये तो एक फोटोन की बात हुई, हमारे पास n नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे तब क्या करेंगे? तो इफ वी हैव n number of photons,
तब एनर्जी क्या हो जाएगी बताओ। एक फोटोन की एनर्जी है एच अपॉन लेमड़ा, तो एन फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, एन एच सी अपॉन लेमड़ा। क्लियर है। तो ये हो गया एक और फॉर्मूला तैयार आपके पास, जब आपके पास एन नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे। क्लियर है। एच क्या होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट, सी क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट, लेमड़ा क्या होगा, वेवलेंथ ऑफ दैट फोटोन। एच की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू भी गिवन है, दोनों को यहां आप पुट कर सकते हो और आपसे यहां पर एनर्जी या फिर वेवलेंथ दोनों में से कुछ भी एक पूछ सकता है, या फिर आपको यह भी पूछ सकता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बताओ, ये भी पूछ सकता है। अच्छा एक चीज याद रखो, एच और सी क्या है, ये तो दोनों क्या है, कांस्टेंट है ना, इन दोनों की वैल्यू क्या है, फिक्स है। इन दोनों की वैल्यू अगर फिक्स है तो इन दोनों को हमें हर बार यहां पर रखना पड़ेगा और हर बार यहां पर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू बता देता हूं आपको पहले से कि एच सी की मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू क्या बनेगी। तो देखो एच सी का जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो इसकी जो वैल्यू बनेगी ये होगी 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर। कितनी बनेगी, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर। या फिर एक और वैल्यू 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम। इन दोनों वैल्यू को आपको याद रखनी है। अगर आपके पास जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन हो तो आपको ये वाली वैल्यू यूज करनी है। अगर एनर्जी या फिर वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में गिवन हो तो आपको ये वाली वैल्यू यूज करनी है। क्लियर है। वो तो आपको यूनिट यूज करना मैं सिखा दूंगा, अभी न्यूमेरिकल करूंगा तो। लेकिन आपको याद रखना है कि एससी की वैल्यू कितनी होगी, एससी की वैल्यू होगी 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर या फिर 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम। क्लियर है। अच्छा एक और बात आपको एक और याद रखनी है, यूनिट ऑफ एनर्जी भी याद रखनी है आपको। यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की यूनिट आपको याद रखनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। किसके अंदर याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो एक तो आप पढ़ते हो जूल के अंदर एनर्जी की यूनिट, लेकिन एक पढ़नी है आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो आपको याद रखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल होता है। कितना होता है 1.6, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। क्लियर है, समझ में आ गया यहां तक। अच्छा तो ये था एनर्जी ऑफ फोटोन, जहां पर हमें सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, E इज इक्वल टू NSC अपॉन लेमड़ा। अगर एक फोटोन की बात करें तो n की वैल्यू लिख दोगे 1, अगर एक से ज्यादा फोटोन की बात करें तो n की वैल्यू उस तरह से आप चेंज कर दोगे। SC की वैल्यू फिक्स है तो हमने मल्टीप्लाई करके बता दी SC की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है। एनर्जी की वैल्यू हमेशा हम जूल में पढ़ते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आपके पास एनर्जी गिवन है तो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको जूल के अंदर कन्वर्ट करना आना चाहिए, जो कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। क्लियर है। चलिए तो आई होप ये टॉपिक आपको अब क्लियर होगा, इसे नोट कीजिए, फिर इसके ऊपर मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल सिखाता हूं, उससे आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर नोट। तो देखो अब करते हैं न्यूमेरिकल इसके ऊपर। देखिए तो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है आपके पास, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 100 photons if the wavelength of the light is 2000 एंगस्ट्रॉम। ओके तो स्टार्ट करें न्यूमेरिकल। देखिए क्या कैलकुलेट करना है, एनर्जी कैलकुलेट करनी है, 100 फोटॉन्स गिवन है और वेवलेंथ कितनी गिवन है 2000 एंगस्ट्रॉम। तो फॉर्मूला लिखो, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, NHC अपॉन लेमड़ा। एनर्जी तो आपको कैलकुलेट करना है तो E को तो एज इट इज रख दो, इज इक्वल टू एन, बताओ फोटॉन्स के कितने नंबर है 100, तो 100 फोटॉन्स इनटू
Hc की वैल्यू कितनी पुट करनी है। तो देखो वेवलेंथ किसमें गिवन है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज 2000 एंगस्ट्रॉम, वेवलेंथ गिवन है एंगस्ट्रॉम में, तो Hc की भी वो वैल्यू यूज करो जहां पर क्या हो, यूनिट एंगस्ट्रॉम हो। तो इसकी लिख दो 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम अपॉन लैम्डा कितना हो जाएगा 2000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, इसे सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा 0 से 0 गया, 10 से 10 गया, ये आ गया 620 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ गया 620 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आ गया आपका आंसर, एनर्जी कितनी आ गई 620 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, अगर यहां पर लिख देता कि एनर्जी का जो आंसर देना है आपको वो जूल में दो, तो जूल में कैसे देंगे, तो बताओ मुझे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल होता है। तो 620 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है 620 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। बस इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया न्यूमेरिकल। क्या किया हमने, हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी थी, फॉर्मूला लिखा हमने E इज इक्वल टू NSC अपॉन लैम्बडा। एन की वैल्यू बोला उसने 100 नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए, तो वैल्यू लिख दी 100। SC की वैल्यू वो यूज करनी है जो वेवलेंथ की यूनिट गिवन है, वेवलेंथ की यूनिट थी एंगस्ट्रॉम में, तो SC की वो वैल्यू यूज करो जहां पर क्या यूनिट एंगस्ट्रॉम हो, ताकि एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम क्या जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यूनिट भी तो सॉल्व करनी है ना हमें, इसलिए इसे सॉल्व कीजिए, आपके पास आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जूल में कन्वर्ट करना जानते हो। क्लियर है, चलिए नोट कीजिए इसे, फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से। अ लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ, अ लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम emits 0.5 joule, emits 0.5 joule energy. The number of photons, the number of photons emitted from the source will be। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या बताया हमें, लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ गिवन है, कितनी गिवन है हमें, वेवलेंथ गिवन है हमें 2000 एंगस्ट्रॉम, इमिट्स 0.5 जूल एनर्जी, एनर्जी गिवन है 0.5 जूल। क्या कैलकुलेट करना है, द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड फ्रॉम द सोर्स विल बी, मतलब कि हमें एन कैलकुलेट करना है। समझ में आ गया ना, रखे फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, E इज इक्वल टू NSC अपॉन लैम्बडा। ऑब्वियसली बात ये होगा, E की वैल्यू कितनी है 0.5 जूल। जब भी आप वैल्यू पुट करते हो इन टाइप ऐसे न्यूमेरिकल, जब भी आप वैल्यू पुट करते हो आपको यूनिट साथ में लेकर चलनी है, ठीक है, क्योंकि हमें यूनिट भी सॉल्व करनी होती है। इज इक्वल टू एन SC अपॉन लैम्बडा। SC की वैल्यू क्या पुट करोगे, देखो लैम्बडा की वैल्यू है एंगस्ट्रॉम में, तो SC की भी वही वैल्यू पुट करोगे जो किसमें हो, एंगस्ट्रॉम में हो। तो 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम अपॉन 2000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल आउट हो गया, यहां पर इसे सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा आपके पास 0.5 जूल इज इक्वल टू एन इंटू ये हो जाएगा आपके पास 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना हो जाएगा 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, कितनी हो जाएगी 0.5 अपॉन 6.2 जूल अपॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ गया ना आंसर, नहीं अभी देखो ये तो क्या है जूल में और ये किसमें है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर आपकी यूनिट दोनों डिफरेंट डिफरेंट है तो आप कैसे कैंसिल आउट कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या करो, पहले जूल में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे, इसे मल्टीप्लाई कर दो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल से। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, ये जूल के अंदर कन्वर्ट होगा। अब इसे सॉल्व कीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएगा। तो यहां पर आप एन खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा, हियर इज द आंसर। क्लियर है,
समझ में आ गया? सिंपल सा है ना। बस आपको यूनिट का खेल समझना है, यूनिट को यूज करना आना चाहिए, यूनिट को सॉल्व करना आना चाहिए और उसे इंटर कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। क्लियर है? चलिए इसे नोट कीजिए। फिर एक और न्यूमेरिकल मैं आपको सिखाता हूं और उसके बाद मैं आपको एक न्यूमेरिकल होमवर्क भी दूंगा। चलिए कर लिया नोट? देखिए अब आगे। अब क्वेश्चन है बेटा आपके पास, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हाउ मैनी photons are emitted how many photons are emitted per second by a 5 millivolt laser operating at 620 nm। अच्छा सुन लो ध्यान से क्वेश्चन। हाउ मेनी फोटोन्स आर इमिटेड पर सेकेंड बाय अ 5 मिलीवोल्ट लेजर ऑपरेटिंग एट 620 नैनोमीटर। अच्छा अब यहां पर ये क्या है, ये जो मिली वोल्ट में गिवन है ये क्या गिवन है आपको, ये आपको पावर गिवन है। क्या गिवन है? पावर गिवन है। आपने पावर के बारे में सुना है कभी? पावर का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला होता है ई बाई टी। क्या होता है? ई बाई टी, एनर्जी पर सेकेंड। ठीक है, देखो पावर की वैल्यू आपको पास गिवन है, आपको नंबर ऑफ फोटोन्स कैलकुलेट करने हैं। तो मुझे ये बताओ एनर्जी की वैल्यू क्या होती है। पहली बात तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है एन एस सी अपॉन लेमडा होता है। ठीक है, तो बस ई की जगह क्या करो, इसे पुट कर दो। तो P बराबर क्या हो जाएगा? एन अपॉन टी एस सी अपॉन लेमडा। अब यहां पर जो आपका n है, इस n का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटोन्स और t का मतलब होता है आपका टाइम। क्या होता है? n का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटोन्स और t का मतलब क्या होता है? टाइम। तो पर गिवन टाइम या फिर पर सेकंड में कितने नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड हो रहे हैं, इसका ओवरऑल मतलब क्या होता है? इसका ओवरऑल मतलब होता है नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर यूनिट टाइम। पर गिवन टाइम में, पर सेकेंड में कितने नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड हो रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं आप? एन बाई टी बोलते हो। और इसका एक और मतलब होता है, इसका मतलब होता है रेट ऑफ इमिशन, रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटोन। फोटोन की इमिशन की रेट बताता है कि किस स्पीड से वो इमिट हो रहे हैं। हमें यही तो पूछा है, हाउ मेनी फोटोन्स आर इमिटेड पर सेकेंड, मतलब कि पर गिवन टाइम में कितने नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड हो रहे हैं। तो मतलब कि हमें एन बाई टी कैलकुलेट करना है। और एन बाई टी को तो क्या कहते हो? नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर यूनिट टाइम या फिर पर यूनिट सेकेंड। और इसी का मतलब होता है रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटोन। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? अब देखो पावर की वैल्यू कितनी गिवन है? पावर की वैल्यू गिवन है 5 मिलीवोल्ट, मतलब कि 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 वोल्ट। मिली को कितना लिखते हो? 10 टू द पावर माइनस 3 वोल्ट। अब बताओ एन बाई टी तो आपको कैलकुलेट करना है, तो इसको तो भूल जाओ। एस सी अपॉन लेमडा, बताओ एस सी की वैल्यू कितनी लिखेंगे? लेमडा गिवन है नैनोमीटर में, तो एस सी की वो वैल्यू यूज करेंगे जहां पर यूनिट क्या हो? नैनोमीटर। तो ये हो जाएगा 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर अपॉन 620 नैनोमीटर। अच्छा सही है, नैनोमीटर से नैनोमीटर तो सॉल्व कर लोगे, लेकिन यहां पर वैल्यू गिवन है वोल्ट में और यहां पर गिवन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप किस में कन्वर्ट करो? जूल के अंदर कन्वर्ट करो। तो यहां पर आगे आपके पास क्या हो जाएगा? देखो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 वोल्ट इज इक्वल टू एन बाई टी। एन बाई टी आपको कैलकुलेट करना है, ये हो जाएगा इंटू 1240 अपॉन 620। नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसल, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19 जूल।
सही है। यहाँ पर यूनिट क्या कर लिया हमने, सिंकली, वोट और जूल क्या होती है, सेम यूनिट होती है। ठीक है, तो एन बाई टी आपको कैलकुलेट करना है, बस एन बाई टी कैलकुलेट कर लो। तो एन बाई टी यहां से बन जाएगा आपका 5 इंटू 10⁻³ इंटू 620 अपॉन 1240 इंटू 1.6 इंटू 10⁻90। ठीक है, बस इसे सॉल्व कर लीजिए, यहां पर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आता है न्यूमेरिकल। देखो वापस समझते हैं। क्वेश्चन गिवन था कि हाउ मेनी फोटोन्स आर इमिटेड पर सेकंड बाय अ 5 मिलीवोल्ट लेजर ऑपरेटिंग एट 620 नैनोमीटर। ये जो गिवन था वॉट में, मतलब ये पावर गिवन था। ठीक है, पावर क्या होता है, E अपॉन टी होता है, पर गिवन पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी इमिट हुई, वही क्या होता है, उसका पावर होता है। ठीक है, तो अगर हमें पावर से नंबर ऑफ फोटोज बताने हैं तो E की वैल्यू होती है NSC अपॉन लेमड़ा। वैल्यू यहां पर पुट की, N बाई टी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ फोटोज इमिटेड पर यूनिट टाइम, और यही तो हमें क्या था, कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो हमने कैलकुलेट कर लिया, बस आपको यूनिट सॉल्व करना आनी चाहिए। यहां पर समझ में आता न्यूमेरिकल। चलिए, तो ये थे आपके पास कुछ वैरायटी टाइप ऑफ क्वेश्चन जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे या फिर मैक्सवेल पे बन सकते हैं। अच्छा, एक न्यूमेरिकल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, वो आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर देना कि उसका क्या आंसर आ रहा है आपके पास। ठीक है, चलिए जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर मैं वो न्यूमेरिकल लिखता हूं आपके लिए। चलिए, तो ये है न्यूमेरिकल। क्या है न्यूमेरिकल, मैं आपके लिए रीड कर लेता हूं एक बार। द आईज ऑफ सर्टेन मेंबर्स ऑफ द रेप्टाइल फैमिली पास अ विजुअल सिग्नल टू द ब्रेन व्हेन द विजुअल receptors are struck by photons of wavelength 850 nanometer. If a total energy of 3.15 into 10 to the minus 14 joule is required to trap the signal, what is the minimum number of photons that must strike the receptors? क्लियर है। देखो, जितना बड़ा न्यूमेरिकल है उतना ही ये सिंपल है। यहां पर क्या गिवन है, यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन है आपके पास वेवलेंथ, लैम्बडा गिवन है 850 नैनोमीटर। फिर गिवन आपके पास एनर्जी जो गिवन है 3.15 इंटू 10 टू माइनस 14 जूल। फिर कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ फोटोन, मतलब कि क्या कैलकुलेट करना है, एन आपको कैलकुलेट करना है। तो बस आपको सिंपल सा फॉर्मूला पुट करना है, E इज इक्वल टू NSC अपॉन लैम्बडा, यूनिट सॉल्व करनी है और आपके पास एन की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। तो स्टूडेंट देखिए, आज का लेक्चर यहीं पे आप कंप्लीट करते हैं। आज हमने ये सीखा कि मैक्सवेल थ्योरी क्या थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस किसे कहते हैं, वहां पर हमने वेव नेचर को डिस्क्राइब किया और वेव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्टडी की। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो था वहां पर उनकी यूनिट्स थी। फिर उसके बाद हमने देखा प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, और प्लांक ने ये बोला कि जो एनर्जी ट्रांसमिट होती है वो पैकेट की फॉर्म में ट्रांसमिट होती है, उसे हम क्वांटा कहते हैं। और अगर लाइट एनर्जी की बात करें तो उस क्वांटा को क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। फोटोन के लिए एक रिलेशन निकाला, फोटोन और फ्रीक्वेंसी, फोटोन की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में, जो क्या था, E इज इक्वल टू SC अपॉन लैम्बडा। और वहां पर हमने ये भी देखा कि अगर एक फोटोन की एनर्जी की बात करें तो एक फोटोन की एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे, E इज इक्वल टू SC अपॉन लैम्बडा। लेकिन अगर n नंबर ऑफ फोटोन की बात करें तो E इज इक्वल टू NSC अपॉन लैम्बडा। फिर हमने SC की वैल्यू कैलकुलेट करके रख ली। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो या फिर सॉरी जब नैनोमीटर में हो तो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर। जब एंगस्ट्रॉम में वैल्यू चाहिए तो 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम। इस तरह की वैल्यू हम यूज करते हैं। फिर हमने ये भी सीखा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। क्लियर है। फिर मैंने यहां पर पॉसिबल टाइप ऑफ वेराइटी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल आपको सिखाए जो आपके लिए यूजफुल होंगे। इवन आप बुक के एनसीईआरटी जो एनसीईआरटी बुक है उसके न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए, आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अब इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है।